कल की कहाँ 13? हाँ, तो कल की क्लास में हम लोगों ने 13 तक करे थे, 13 से। अब यहाँ से मैंने तुम्हें देखने को कहा था कि आप एडजस्टमेंट देख के आना, कुछ बढ़िया लगे तो एक एक करके शुरू करते हैं। मैं एक एक बस क्वेश्चन से लाइन से ही चलूँगा, लेकिन 14 से शुरू करते हैं। पेटेंट याद ही आपको, नॉन करंट में इंटेंजिबल, पेटेंट अंडर डेवलप। अब सुनो, डेवलप मतलब क्या है कि अभी आएगा ये इंटेंजिबल में ही और आएगा ये पीपी में ही। भैया तो कल से टाइम पे आना, 15 बोल रखा है तो 15 टच हो जाया करो, मेरे हिसाब से मत चला करो। चलो, अब पेटेंट तो इंटेंजिबल में आता है, लेकिन पेटेंट अंडर डेवलपमेंट है ये, मतलब इन्होंने पेटेंट की एप्लीकेशन डाली है, सॉरी पेटेंट ये लोग खुद डेवलप कर रहे हैं। तो भैया अगर डेवलप करो कर दिया, आएगा इंटेंजिबल में ही। तो देखो ये भी पीपी में ही आ रहा होगा, अंडर डेवलपमेंट लिखना है बस। इसमें क्या लिखना है? जैसे अभी आप लिखते हो इंटेंजिबल एसेट, इसको लिखना है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आगे आओ, लाइन से ही चल रहा हूँ मैं। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये करंट लायबिलिटी में आएगा। कंप्यूटर पीपी में आएगा, कंप्यूटर तो एसेट होती है हमारी, पीपी में आएगा। गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, ये तो स्टॉक है, इन्वेंट्री में आएगा। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। डिबेंचर मैच्योर हो गए, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म हो रहे। ठीक है, ये माम चीज दी थी मैंने तुम्हें होमवर्क में, अगर ये किसी ने ना देखी हो तो भी मैं करा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, खोल, वो 2 फरिश्ते आए हैं, खोलो खोलो गेट खोलो, आओ बेटा आओ, तुम्हें भी कलर लग गया है इनका, है ना। चलो, कॉल इन, अगला इलस्ट्रेशन 15। यहाँ आ जाए, यहाँ आ गया, यहाँ आगे। सुनो यार भाई प्लीज, कॉल इन एडवांस भाई, कॉल इन एडवांस। अब देखो, सुनो सामने देखो, सामने गलती मत करना। कॉल इन अरियर होता तो शेयर कैपिटल में से लेस होता, लेकिन ये तो कॉल इन एडवांस है, तो ये करंट लायबिलिटी है, क्योंकि आप किसी से एडवांस ले लो। अभी देखो सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो इस क्लास का कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है और वो मुझे आगे सीए फाउंडेशन की भी फीस दे दे, तो वो मेरे लिए तो लायबिलिटी है ना, मेरे लिए तो लायबिलिटी है वो, क्योंकि वो ड्यू कब होगा? जब सीए फाउंडेशन शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ जब तक, तो लिए क्या है? लायबिलिटी। एडवांस कोई सा भी हो, अगर आप किसी को दे रहे हो तो एसेट है और आप किसी से ले रहे हो तो लायबिलिटी। चलो आगे देखो, एक्रूड इंटरेस्ट। अब देखो, एडवांस अगर लायबिलिटी है तो उसका इंटरेस्ट भी लायबिलिटी है, वो भी करंट लायबिलिटी में आएगा। हाँ बेटा गुरदीप, क्या बेटा? क्यों नहीं है ये पूछ रहा है तू? सुन ले, वेरी गुड। चलो सुनो, जवाब सुनो बेटा। आज मैंने अलॉटमेंट तुमसे लिया और तुमने कॉल भी दे दी, तो ज़्यादा संभावना क्या है कि मैं इसी साल में कॉल मंगा लूँगा या अगले साल मंगाऊँगा? जब तक उन ना दे रखा हो तो बेटर अजम्पशन क्या है कि इसी साल में मंगा लूँगा। तो इसीलिए अपन कॉल इन एडवांस को क्या मानते हैं? करंट लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दे मेरे को, एक क्वेश्चन बता दे मेरे को। चलो आगे, थर्ड पॉइंट, स्टोर एंड स्पेयर। भैया स्टोर करंट एसेट में, इन्वेंट्री में आता है। किस में आता है? इन्वेंट्री में। नेक्स्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये सुन लो, अगर सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस होता ना तो मैंने कल तुम्हें कहा था इन्वेंट्री में आएगा, लेकिन आगे क्या लगा दिया भैया? कैपिटल तो नॉन करंट हो गया। अभी क्या हो गया? सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट है, पीपी में आएंगे। कहाँ आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी मैंने मेरी बाइक का रिपेयर करवाया, सर्विस करवाई, तो P&L में आएगा। लेकिन मैंने गाड़ी का इंजन ही चेंज करवा दिया पूरा, 50,000 का खर्चा करवाया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, ये इन्वेंट्री में आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें सारे एडजस्टमेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट क्या है तो सभी देख लेना, फॉर्मेट पढ़ना है बस, लेकिन इसमें सारे ही आए हुए हैं। डिज़ाइन इंटेंजिबल है,
नॉन करंट में आएगा। किस में आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व सेल, सरप्लस, चेक, ड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये नया है। कहाँ आएगा भैया? चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, कैश ही तो है वो, तो कहाँ आएगा वो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो अगले पे आओ। 16। अगर आपने सही में 16 देखा हो तो मुझे कोई नया हो तो वही बता दो, नहीं तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। हाँ, इसमें एक अच्छा मुझे भी यही दिख रहा है, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, ये नई चीज है, सुन लो। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर। सामने देखो, अपन लोगों ने जब कंपनी पढ़ा था तो कंपनी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते थे कि 50,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है, और ऐसा लिखा हुआ होता था फाइनल कॉल 2 रुपये की है, और ऐसे लिखा होता था नॉट येट कॉल्ड, अभी तक मंगाई नहीं है, तो इसे बोलते हैं अनकॉल्ड। ये अभी मंगाया नहीं है भैया। जब मंगाया ही नहीं है तो ना वो एसेट है ना लाइबिलिटी है, उसे नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी नहीं है ये, अभी मंगाया ही नहीं है पैसा, तो देखो डैश हो रहा है, क्या हो रहा होगा? नोट्स टू अकाउंट। कहाँ दिखाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अच्छी अच्छी चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा फर्नीचर का आता है, लैंड का आती है, बिल्डिंग का आती है, जनरल रिजर्व कहाँ आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आता है। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें फॉर्मेट लर्न करा दिया है बैलेंस शीट का। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, नॉन करंट में क्या आता है, पहचान लोगे तुम। बढ़िया बढ़िया चीज़ें टिक कर लो बस, जो थोड़ा रहेगी हम एग्जाम में एक बार इसको और रिकॉल करेंगे। इस चैप्टर को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे एग्जाम में जब पूरा कोर्स एक बार रिवाइज करने बैठेंगे तभी इसको उठाएंगे। बस अभी ऐसा पढ़ लो इसको, ठीक है। आधे 1 घंटे टेस्ट में पढ़ लेना बस, इसका टेस्ट रखूँ तो 1 घंटा टेस्ट में पढ़ लिया। इस किताब में मैक्सिमम चैप्टर, ये आगे के चारों चैप्टर ऐसे ही है लल्लू माम, और जैसे ही मैं रेशो शुरू कराऊँ तो आखिरी 2 चैप्टर बचेंगे, रेशो और कैश फ्लो। उस समय पे तुम लोग घर पे कंपनी का रिवीजन शुरू कर देना, क्योंकि उसी समय पे मैं पार्टनरशिप का रिवीजन शुरू करा दूंगा, तो साइमल्टेनियसली अपनी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए? कंपनी अभी अभी ताज़ा पड़ी है तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। कंपनी भी जब मैं कह रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ शेयर से। डिवेंचर तो 1 घंटे में मैं यही रिवाइज करा दूंगा शुरू से एंड तक क्वेश्चन के साथ। तो हमें शेयर्स के ऊपर एकदम पुख्ता करना है, भूल ना जाए हम। 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन शेयर्स के रोज करते रहो, ठीक है। पूरी काम आती है कंपनी पार्टनरशिप। हम 12th में इतनी पढ़ लेते हैं कि ये तुम्हें आगे सीए फाउंडेशन में बहुत काम आएगी, जो सीए करेंगे उनके लिए तो बहुत, पूरे 30-40 नंबर तुम्हारे वहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। और यहाँ पे तो जो नंबर मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे, एक्स्ट्रा है वो। चलो हाँ, जनरल रिजर्व, और इसमें और कुछ बताओ। जनरल रिजर्व कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। सब्सिडी रिजर्व कहाँ आएगा? रिजर्व आते ही कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। माइनिंग राइट्स, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सुनो, पहली बात तो आप एक चीज़ देखो, कभी कंफ्यूज हो ना तो पहले ये बाइफरकेट करो कि जिस चीज़ में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ वो एसेट है या लायबिलिटी है। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा, तो फिर तो सारी पिक्चर बेकार। एसेट है तो वो क्या होगी? नॉन करंट एसेट, या अंदर का हेड तो मिल जाएगा। फिर लायबिलिटी है तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। और अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ माइनिंग राइट्स, तो मतलब अभी ये खदान है और मुझे इसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का राइट मिला है, सरकार ने दिया है। और वो राइट ऐसे ही नहीं मिलता। मान लो मैंने राइट खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये राइट है। तो क्या राइट एसेट हो सकती है कि लायबिलिटी? पहले तो ये डिसाइड करो क्या होगी ये। अब क्या राइट 6 महीने के लिए मिला होगा क्या मुझे? माइनिंग राइट है तो कौन सी होगी? और नॉन करंट में कहाँ आएगा? और पीपी में भी, क्योंकि राइट्स टेंजिबल नहीं होते। राइट से ना दिख थोड़ी रहे, ये पड़े 1 किलो राइट, दिख थोड़ी रहे, राइट है। चलो देख लेना, इंटेंजिबल में आ रहा होगा। किस में आ रहा है? नेक्स्ट 17, कॉल इन अरियर लेस करना है। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। कॉल इन एडवांस करंट लायबिलिटी में आएगा। शेयर फॉर फीचर कहीं भी नहीं आएगा। ये तो अगर कैपिटल रिजर्व में चला गया है तो कहीं भी नहीं आएगा, नहीं तो फिर शेयर फॉर फीचर ऐड होता है। याद है ना फॉर्मेट? कॉल्स इन अरियर लेस होता है, शेयर फॉर फीचर। दुष्यंत खड़ा हो तो 1 मिनट, खड़ा हो बेटा, जल्दी खड़ा हो। शेयर फॉर फीचर बैलेंस शीट में ऐड होता है। कब? शेयर्स में पढ़ा था, कब ऐड होता है? तेज बोल, बराबर सही बोल रहा है।
हाँ सही बोल रहा है, पूरा बोल। वेरी गुड, जब शेयर रीइशू, बैठ जा, क्योंकि जब शेयर रीइशू होते हैं तो हम शेयर फॉर फीचर को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। और जब शेयर रीइशू नहीं होते हैं तो ये बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। क्या होता है, बैलेंस शीट में ऐड होता है। पढ़ के आ जाओ ये सब। नेक्स्ट 18 देखो, 18 में डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। भैया देखो, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ये तो खर्चा है। डिस्काउंट क्या है, खर्चे है, और खर्चे बैलेंस शीट में नहीं आते, P&L में आते हैं। कहाँ आते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है नॉट शोन इन बैलेंस शीट, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन P&L। कहाँ राइट ऑफ होंगे, P&L में। नेक्स्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये लाइबिलिटी है। वो आप याद है 2 नए अकाउंट खोलते थे, एक ऊपर खोलते थे लॉस ऑन इशू नाम से, एक नीचे खोलते थे प्रीमियम ऑन, याद है ना नीचे। तो ये अकाउंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, और ये प्रीमियम आपको रिडम्पशन के वक्त देना है, आज नहीं देना, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। क्या है, अब अगर याद है गुरदीप, फिर तू पूछेगा सर करंट क्यों नहीं है। देख, डिबेंचर का रीपेमेंट नॉर्मली 1 साल के बाद ही होगा, बेटर अजम्पशन ये है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि डिबेंचर का रिडम्पशन 1 साल में हो जाएगा तो ये करंट लाइबिलिटी है। ना बोले तो बड़ी बड़ी चीज़ें, डिबेंचर को ना बोले तो आप NCL में लेते हो कि CL में लेते हो, बोलो भाई बोलो। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे लिख दूँ डिबेंचर, तो कहाँ दिखाओगे आप इसे, बोलो। और NCL में भी, तो जब ये NCL में आ रहा है तो इसका प्रीमियम कहाँ आएगा, वो भी NCL में ही आएगा। नेक्स्ट डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। भैया P&L है तो रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा। क्या होगा, ये सब होमवर्क में दिए थे मैंने तुम्हें, ठीक है, सुन लेना बराबर। टर्म लोन, लोन है NCL, लॉन्ग टर्म। लोन के लिए कुछ ना बोले तो लॉन्ग टर्म मानना, ये बात तो तुम लिख ही लो, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट लोन, इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लोन। अगर कोई मैच्योरिटी वगैरह नहीं दे रखी तो लोन हमेशा लॉन्ग टर्म ही मानना है। अभी तो फिर भी टर्म लोन लिखा हुआ है, टर्म लोन की एक टाइम पीरियड होती है, मैच्योरिटी होती है। अबे तू क्या रोज़ ही बुक लेके नहीं आता क्या, तेरे से बोल रहा हूँ गणेश, रोज़ ही बुक लेके नहीं आता क्या। हाँ, कल भी तो नहीं लाया था, कल तो बैग ही नहीं लाया था। अबे इतने कचरे में मत रो भाई, मत रो। 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तुम जैसे 3600 बच्चों को निकाल दिया है मैंने। तुम्हारा रिज़ल्ट अभी बना के दे दूंगा मैं, बात मान लो। अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, रह जाओगे, लटक जाओगे। बोल रहा हूँ, ये जो कुछ लिखने को बोलता हूँ, कचरे में बैठे रहते हो ना, ये सब कचरा निकल जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मार्च में सब अपने हाथ में रिजल्ट होगा। तेरा भाई तो पढ़ा है मुझसे, पूछ लेना उससे। एक एक चीज लिखता है वो, एक एक चीज, कैसी भी राइटिंग हो उसकी। शेयर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने शेयर्स खरीदे हैं, हमने खरीदे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये, इन्वेस्टमेंट है। अब ये NCA में आएगा अगर लॉन्ग टर्म है तो, और शॉर्ट टर्म है तो CA में आएगा। देखो क्या माना है इसने, NCA में। कल भी शायद NCA ही माना था, तो तुम ये भी लिख लो कि शेयर्स को ये हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान रहा है। इफ नथिंग इज गिवन, शेयर्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कल भी यही था, आज भी यही है। जबकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, भारत में कोई शेयर में इन्वेस्ट करता तो वो शॉर्ट टर्म होता है। अपने जान पहचान वालों से पूछ लेना जिन्होंने भी शेयर्स में पैसा लगा रखा हो, उनसे पूछना भाई साहब 1 साल से ज़्यादा रखोगे क्या शेयर, वो ये बोलेंगे पागल है क्या, अभी भाव बढ़ेगा बेच देंगे। तो भैया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है हमारे हिसाब से देखें तो, लेकिन ये तो कंपनी की बात हो रही है, तो ये मान के चलता है कंपनी तो उसे रखेगी अपने पास, कंपनी थोड़ी रोज खरीदेगी बेचेगी, तो ये लॉन्ग टर्म मान रहा है। बट है ये असम्पशन ही, है ये असम्पशन। आप बताओ बराबर, और मैं मान के चलता हूँ बोर्ड में क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से उसे लिखना चाहिए बराबर कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विद एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ऐसा बराबर लिखो कि हमने शेयर्स में निवेश किया है और हम इसे 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखेंगे।
जब तक आप बता नहीं रहे हो तब तक तो अजम्पशन ही है। नेक्स्ट, अब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में आएगी। देखो एनसीए में आ रही होगी, आ रही है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इधर देखो, ये इन्वेस्टमेंट पे मैंने इंटरेस्ट कमाया है तो ये मेरी एसेट है, ये सीए में आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल में तो मिल ही जाएगा मुझे। आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट भले मैं 1 साल बाद बेचूंगा, कभी भी बेचूंगा, लेकिन इंटरेस्ट तो हर साल मिलेगा, तो ये सीए है। कहाँ आएगा? सीए। और लास्ट, गारंटी गिवन बाय कंपनी। अब देखो यहाँ देखो, मैं कंपनी हूँ, मैंने गारंटी दी है, तो मैंने इससे कहा कि तूने पैसे नहीं दिए तो मैं चुकाऊंगा, तो ये मैंने गारंटी दी है। तो गारंटी में मेरी लाइबिलिटी तो तब आएगी जब वो पैसे नहीं देगा, तो अभी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी में आएगा। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छी चीज़ है। कंटीजेंट लाइबिलिटी देखो, कंटीजेंट में आ रहा होगा, आ रहा है। नेक्स्ट, ये देखो सीबीएसई में आया हुआ है, और ये कितना लल्लू क्वेश्चन है, एक बार में जवाब दे दोगे तुम इसका। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एनसीएल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सीएल, लॉन्ग टर्म लोन एनसीए हमने दिया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन सीए, कंप्यूटर पीपी, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ये भी पीपी लेकिन इंटेंजिबल। कंप्यूटर तो टेंजिबल है लेकिन सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल। बिल्डिंग पीपी, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ये भी पीपी, बस इसको ऐसे दिखाना है। और पीपी याद रखना, पीपी किस में आता है? एनसीए में, पूरा लिखना बराबर, एनसीए में पीपी। अब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी लिखना है हमें, कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन या पीपीई अंडर कंस्ट्रक्शन। चलो ये काट दो, ये क्वेश्चन इनको देने होंगे, प्रैक्टिकल वाले तो कहाँ देंगे? शेयर्स और डिबेंचर में। इधर नहीं आता प्रैक्टिकल कुछ भी, इधर सारे क्वेश्चन ये थ्योरी वाले आएंगे तुम्हारे। चलो 23वें पे आओ, 23वें पे बताते जाना बेटा, एक आध तो कर सकते हो, बच्चे हो गया छोटे, तो फिर 23 पे आओ। लूज टूल कहाँ आएगा? ये करंट एसेट में इन्वेंट्री, कल इंपॉर्टेंट मार्क लगवाया था। लोन रीपेएबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म लोन। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अब मेरी बात सुनो, रिटायरमेंट मैंने कल भी बोला था कि अभी नहीं हो रहा है, बाद में होगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन किस में आते हैं? एनसीएल। तो एनसीएल में कहाँ आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट अदर में, करंट एसेट में अदर में। नेक्स्ट, कैपिटल एडवांस, हमने किसी को पैसा दिया है, एडवांस वाला हमने दिया है, एनसीए। फिर बोल रहा हूँ, कभी भी किसी चीज़ में अटको तो पहले तो ये देखना कि वो एसेट है कि बाद में सब तय करना। अब मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ एडवांस, तो वो एसेट है। अब एसेट में एनसीए है कि सीए है। फिर हेड वेट तो आपको याद करवा रखे हैं, पहला इसमें आता है पीपी, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स और अदर। और इधर बता रखा है आप लोगों को, ये लॉन्ग टर्म एडवांसेस की जगह शॉर्ट टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डीटीए की जगह ट्रेड रिसीवेबल ले लो, इसकी जगह इन्वेंट्री ले लो, क्या ले लो, और अदर की जगह अदर ले लो, और एक एक्स्ट्रा आता है कैश एंड कैश इक्वल, ठीक है। चलो आगे देखो, शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी। हाँ अब देखो, ये लिस्टेड कंपनी वो होती है जो रजिस्टर्ड होती है। फिर वापस वही है कि मैंने शेयर्स खरीदे तो इन्वेस्टमेंट है, और शेयर्स को ये हमेशा लॉन्ग टर्म ही मान रहा है, तो इस बार भी वही माना होगा इसने। एनसीए में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखो दे रखा है। 24 हटाओ, फिर अब 25 से P&L के क्वेश्चन है। P&L पे आओ। सेल का आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका रीज़न सुन लो तुम, क्योंकि कुछ बच्चों को ये अदर भी लग सकता है। देखो मैं अभी मान लो ये बनाता हूँ और इसकी कतरन निकलती है और वो बेच देता हूँ और ये भी बेचता हूँ, तो ये कतरन इसी में से तो निकल रही है। तो जब ये RFO है तो इसका स्क्रैप भी RFO। तो याद रखना, जो चीज़ आप बनाते हो उसका स्क्रैप है तो वो RFO है, लेकिन आपने कोई मशीन स्क्रैप में बेची है, वो RFO नहीं है, वो अदर इनकम में। वो किधर आएगा? और मैंने आपको P&L में बताया था 2 इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। नेक्स्ट,
डिविडेंड रिसीव अदर इनकम, इंटरेस्ट अर्न अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल सेम ऐसा ही 26 से देख लेना तुम। 27 फिर ये फिगर वाला है, फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। एक्चुअली अगले जो 2 चैप्टर है ना, कॉमन साइज और कंपैरेटिव, उसमें फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो वो कैसे आएंगे कि ये मैंने तुम्हें बता दिया आरएफओ, ये बता दिया अदर इनकम, ये सब बनाने को आएगा और उसकी परसेंटेज निकालने को आएगी, बनाने को भी और उसकी परसेंटेज। वो क्या है वो फिर मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। इस चैप्टर का स्कोप कहाँ तक सीमित है, बस कि आप लोगों को क्या आएगा, पुट करने वाले कि बस ये चीज़ कहाँ आती है, ये चीज़ कहाँ आती है। आगे देखो 32 देखो, एक वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट, ऑफिस एक्सपेंस ये अदर में आएगा। किस में आएगा ये, अदर में। अच्छा ऊपर ये पूछा है, ऊपर क्वेश्चन में नहीं पढ़ा मैंने, 32 इलस्ट्रेशन 32 में सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी चीज़ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगी, सिर्फ ये पूछिए। तो वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट, स्टाफ वेलफेयर ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट, एंटरटेनमेंट ये नहीं आएगा। एंटरटेनमेंट एम्प्लॉय को थोड़ी करवाया होगा, कहीं भी करा होगा एंटरटेनमेंट। आगे बोनस एम्प्लॉय बेनिफिट, लीव इनकैशमेंट ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसमें भी एम्प्लॉय आ रहा है, ये भी कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। 33 अब इसी चीज को फिगर में दे दिया, जो अभी एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है ना, उसी चीज को किस में दे दिया, फिगर में। देखो बोला है आपको बताना है एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आएगा, वेजेस आएगी, मेडिकल एक्सपेंस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नो ये नहीं आएगा, अदर में आएगा ये। फिर बिजनेस प्रमोशन ये भी नहीं आएगा, फिर ग्रेचुटी ये भी आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, और प्रोविडेंट फंड ये भी आएगा। अब इनको फिगर में दे दिया तो इन सब का टोटल कर लेना, टोटल आंसर है आपका। थर्टी 35 भी देखो, एक 33 किया अभी हमने, 35 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, भैया मैंने कहा था फाइनेंस कॉस्ट में ब्याज आता है, ब्याज। तो देखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ये आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, लोन प्रोसेसिंग आएगा, इंटरेस्ट रिसीव ये नहीं आएगा, पेड आता है, रिसीव थोड़ी आता है। रिसीव सुनो, रिसीव तो अदर इनकम में आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ आएगा, अदर इनकम में, इनकम है तो। नेक्स्ट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और इंटरेस्ट पेड ये भी आएगा। अब डिस्काउंट के अंदर है ना एक एएस है, एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट। ये एएस ये कहता है कि आप जब भी कोई चीज़ बोरो करो तो वो बोरो करने पे अगर आप कोई भी खर्चा करो इंटरेस्ट के अलावा, वो भी आपको बोरोइंग कॉस्ट में ही लेना है और फाइनेंस कॉस्ट में लेना है। एएस 16 जैसे आपने डिवेंचर बोरो किए हैं तो उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो ये इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है और ये खर्चा भी बोरोइंग से ही रिलेटेड है। अगर आप डिवेंचर इशू ही ना करते, बोरोइंग करते ही ना, तो क्या डिस्काउंट देना पड़ता, तो ये डिस्काउंट भी बोरोइंग का खर्चा है। तो ये एस कहता है कि आप इसको भी किधर दिखाओ, बोरोइंग कॉस्ट में ही दिखाओ। तो इसको भी फाइनेंस कॉस्ट में ले रखा होगा इसने, अदर में अलग से ले रखा होगा, लेकिन ले रखा होगा फाइनेंस कॉस्ट में। देखना दे रखा है अदर बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। इसमें लिख दो तुम याद रखने के लिए, एएस 16 का रेफरेंस है ये, एएस 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। 36 देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है अदर में कौन से आएंगे। रेंट अदर में आएगा, इंटरनेट ये भी अदर में आएगा, कैरियज, सैलरी ये नहीं आएगा। बोलो सैलरी कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट, लीव इनकैशमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, कमीशन अलाउड ये भी अदर में आएगा, बेड डेप्स अदर, ऑडिट फीस अदर, डेप्रीसिएशन नहीं, ये उधर आएगा। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 7 खर्चे याद है ना, 2 इनकम 7 खर्चे, फिर रिवाइज कर लो। 7 खर्चे कौन से, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा चेंज इन स्टॉक, तीसरा परचेज, चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट, पांचवा फाइनेंस कॉस्ट, छठा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सातवां अदर, और इनकम 2 होती है आरएफओ और अदर। 2 इनकम में से 7 खर्चे जाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस होता है, प्रॉफिट ये भी हो गया। 37 अंडर विच हेड इसको दिखाएंगे, सेल आरएफओ, इंटरेस्ट
फाइनेंस कॉस्ट, वेजेस, आंसर तो नहीं देख रहे हो ना, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, एंटरटेनमेंट अदर, इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम, सेल ऑफ स्क्रैप RFO, ठीक है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक, ये तो परचेज में ही आएगा, और इंटरेस्ट फाइनेंस को। एक और देख लो, लास्ट इलस्ट्रेशन 38, मजे आ रहे हैं ना, 2 दिन में 38 क्वेश्चन निपटा दिए ना स्टाइल से। अगला बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय को देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड RFO, मतलब हमने सर्विस दी है, जैसे मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ ना, तो ये RFO। इंटरनेट एक्सपेंस अदर, मटेरियल परचेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो मैंने ना तुम्हें 2 बातें बोली थी, एक बोली थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक बोला था चेंज इन स्टॉक, और एक बोला था परचेज ऑफ फिनिश गुड। तो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे जो परचेज है ना वो फिनिश गुड की आएगी, और ये मटेरियल कंज्यूम में मैंने बोला था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बोला था, और ये मैंने कहा था मटेरियल का लेना, और मैंने ये भी कहा था कि ये हेड सिर्फ उनके लिए होता है जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। कौन होते हैं? ट्रेडिंग वालों के लिए ये हेड नहीं होता, ठीक है। चलो, मटेरियल परचेज हो गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, अभी बताया मैंने, डिस्काउंट भी आपका फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। किस में आएगा? एज पर AS 16। गुडविल अमोर्टाइज, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन किस में आएगा? ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद। लो, ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई होमवर्क नहीं है। कल भी जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी कोई होमवर्क नहीं है। परसों कॉमन साइज और कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा, उसमें है थोड़े होमवर्क, छोटे छोटे से क्वेश्चन। और फिर ये 4 लल्लू चैप्टर खत्म होने के बाद 2 आखिरी चैप्टर हमारे बचेंगे, रेशो और कैश फ्लो। बंद कर दो भाई। धन्यवाद।